हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका इस वीडियो में। इस वीडियो में हम स्टार्ट करने जा रहे हैं सॉल्यूशन क्लास 12th केमिस्ट्री का चैप्टर। ठीक है, अब देखिए पहले सॉल्यूशन की डेफिनेशन ही समझ लेते हैं। अ सॉल्यूशन इज़ अ होमोजेनियस मिक्सचर ऑफ टू और मोर सब्सटेंस। मतलब सॉल्यूशन जो है वो होमोजेनियस मिक्सचर है, दो या फिर दो से ज़्यादा सब्सटेंस का। भी होमोजेनियस का मतलब क्या होता है, जिसकी कॉम्पोजिशन और प्रॉपर्टीज़ जो हों वो हर जगह सेम है। जैसे कि एग्जांपल समझते हैं, हमने एक गिलास पानी में एक चम्मच डाला, ठीक है, और ऐसा नहीं होगा कि आप किसी एक गिलास के कोने से एक चम्मच उठाएं, उधर उसकी मिठास जो होगी शुगर की कम होगी और दूसरे कोने में उसकी मिठास ज़्यादा होगी। मतलब जो मिठास जो होगी हर जगह सेम ही रहेगी। कहने का मतलब ये कि जो प्रॉपर्टीज़ जो रहेंगी वो सेम रहेगी। ठीक है, तो बेसिकली देखा जाए सोल्यूशन की जो है यहाँ तक डेफिनेशन जो है वो कंप्लीट हो जाती है। ठीक है, फिर भी हमने कुछ एक्स्ट्रा टर्म लिखी है कि हुज कॉम्पोजिशन कैन बी वेरिड विद सर्टेन लिमिट, यानी कि जो उसकी कॉम्पोजिशन जो होगी कुछ ही लिमिट तक वेरी कर पाएगी। अब यहाँ पे ये इसका मतलब क्या है कि लिमिट ऑफ सोल्युबिलिटी, मतलब कुछ कुछ सर्टेन लिमिट तक ही होगा कि वो जो होगा उसमें सोल्यूबल होगा। एक ऐसी कंडीशन है कि आपकी शुगर जो होगा वाटर में और डिज़ोल्व नहीं हो पाएगा। ठीक है, अब ऐसी स्टेज मतलब आपने एक चम्मच डाला पाया, ठीक है, पानी में दो तीन चार कुछ ऐसे करेगा कि अब वो ज़्यादा डिज़ोल्व नहीं हो पाएगी। ठीक है, तो बेसिकली जो सॉल्यूशन की जो डेफिनेशन जो है वो अच्छी करेक्ट डेफिनेशन वो यहाँ तक है। ठीक है, अब नेक्स्ट है, अभी कंपोनेंट हमने देखा। ठीक है, यहाँ कंपोनेंट है क्या एक्चुअली। ये जो कंपोनेंट्स होते हैं, कंपोनेंट जो है आपने सॉल्यूशन बनाने के लिए क्या क्या सब्सटेंस यूज़ किए, ठीक है, उसी को ही हम कंपोनेंट्स बोलते हैं। ठीक है, अब देखिए सॉल्यूशन जो है वो कई टाइप्स के हो सकते हैं। मतलब कितने भी टाइप के सॉल्यूशन हो सकते हैं, जैसे कि बाइनरी सॉल्यूशन, टर्नरी सॉल्यूशन, क्वाटरनरी सॉल्यूशन। बाइनरी सॉल्यूशन में क्या होगा, जब दो कंपोनेंट प्रेजेंट होंगे सॉल्यूशन में। कंपोनेंट समझते हो, मतलब जब दो सब्सटेंस प्रेजेंट होंगे। और टर्नरी मतलब जब थ्री सब्सटेंस प्रेजेंट होंगे। एंड क्वाटरनरी मतलब जब चार सब्सटेंस प्रेजेंट होंगे। ठीक है, तो आपको ये तो आपने पहले भी पढ़ा होगा कि सोल्यूट प्लस सॉल्वेंट आपको क्या देते हैं, सोल्यूशन। सोल्यूट मतलब जो लेस अमाउंट में हो। देखिए यहाँ पे लेस अमाउंट का मतलब है लेस नंबर ऑफ मोल्स। ठीक है, और यहाँ पे सॉल्वेंट क्या है, लार्ज अमाउंट मतलब लार्ज नंबर ऑफ मोल्स। ठीक है, केमिस्ट्री में हम जनरली मोल्स की ही बात की जाती है। ठीक है, अब देखिए ये क्वेश्चन हमेशा दिमाग में उठता है कि जो सॉल्यूशन की स्टेट क्या होगी। स्टेट मीन्स बेस जो होगा आपका सॉल्यूशन, सॉलिड होगा, लिक्विड होगा, गैस होगा, किस स्टेट में होगा। देखिए ये डिसाइड करता है आपका सॉल्वेंट। जो स्टेट सॉल्वेंट की होगी वही आपके सॉल्यूशन की होगी। जैसे टाइप्स ऑफ सॉल्यूशंस में समझते हैं, सबसे पहला हम सॉल्वेंट की ही बात करे जा रहे हैं। देखिए अगर जो आपका सॉल्वेंट गैस है तो आपका सॉल्यूशन भी किसी फॉर्म में होगा, गैसियस सॉल्यूशन। ठीक है, तो वो किस फॉर्म में होगा, मतलब गैस में होगा। अगर आपका सॉल्यूट गैस हो और सॉल्वेंट भी गैस हो तो ऐसा एग्जाम्पल आता है नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन गैसेस, इन दोनों का मिक्सचर। ठीक है, एंड अगर आपका सॉल्यूट लिक्विड हो और सॉल्वेंट गैस हो तो आता है क्लोरोफॉर्म को जब मिक्स किया जाता है N2 गैस के साथ। ठीक है, और सॉलिड इन गैस, इसका एग्जाम्पल आता है जब डस्ट और स्मोक पार्टिकल जो हो एयर में। ठीक है, एंड नेक्स्ट है जब आपका लिक्विड सोल्यूशन जो हो, मतलब लिक्विड सोल्यूशन का मतलब जब आपका सॉल्वेंट किस फॉर्म में होगा, लिक्विड में, यानी कि लिक्विड स्टेट में। अगर आपका सोल्यूट गैस हो और आपका सॉल्वेंट जो हो वो लिक्विड स्टेट में हो, तब कॉमन एग्जांपल आता है जब ऑक्सीजन वाटर में डिसॉल्व हो। एंड आपका लिक्विड भी सोल्यूट हो और लिक्विड ही सॉल्वेंट हो तो इथेनॉल इन वाटर। ठीक है, एंड सॉलिड सोल्यूट हो एंड सेम, तो इसमें क्या आएगा, सुक्रोज इन वाटर। ठीक है, सिमिलरली हमने यहाँ पे ये गैसियस सॉल्यूशन के भी एग्जाम्पल लिखे हुए हैं। ठीक है, जैसे कि अगर आपका सोल्यूट गैस हो और सॉल्वेंट सॉलिड हो तो सॉल्यूशन ऑफ हाइड्रोजन इन प्लेटिनियम। ठीक है, माफ़ कीजिएगा, प्लेडियम। एंड जब आपका सोल्यूट लिक्विड हो और सॉल्वेंट सॉलिड हो तो मर्करी विद सोडियम, ये अमेलगम बनाता है। एंड सोल्यूट सॉलिड हो एंड सॉल्वेंट भी सॉलिड हो तो एलॉयस बनते हैं, जैसे कि कॉपर जब गोल्ड में डिसॉल्व किया जाता है। ठीक है, आपका ये आप इस यहाँ पे इसमें स्क्रीन शॉट ले सकते हैं इसका।
और देखिए जब हम चैप्टर सॉल्यूशन पढ़ रहे हों तो इसमें कौन कितना क्या अमाउंट में है वो ये बताता है कंसंट्रेशन। ठीक है, तो अब हम ये सीखेंगे कि कोई भी सॉल्यूट कितनी मात्रा में प्रेजेंट है उसको कैसे पता किया जाए। ठीक है, इसके लिए देखो दो मेथड्स हैं, एक तो है क्वालिटेटिव और एक है क्वांटिटेटिव। क्वालिटेटिव में आता है एक तो कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन और एक और होगा डाइल्यूटेड सॉल्यूशन। ठीक है, अब देखिए आप सिंगल सॉल्यूशन को देख के ये नहीं कह सकते कि वो कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन है या फिर डाइल्यूटेड सॉल्यूशन है। ठीक है, कंसंट्रेटेड और डाइल्यूटेड सॉल्यूशन बताने के लिए आपको एटलीस्ट दो सॉल्यूशन होने चाहिए सो दैट आप वहाँ से देख के ये एक को ये बता सके कि वो कंसंट्रेटेड और वो डाइल्यूशन। जैसे कि एग्जांपल, हमने एक गिलास लिया, एक गिलास में 10 चम्मच चीनी के डाले। ठीक है, और दूसरा गिलास लिया, उसमें 2 चम्मच चीनी के डाले। ठीक है, तो कंसनट्रेटेड किस में कहेंगे, जिसमें सल्यूट की जो मात्रा या फिर सोल्यूट की कंसनट्रेशन जो है वो ज़्यादा होगी, और डाइल्यूशन जिसमें सल्यूट की कंसनट्रेशन कम होगी। ठीक है, तो ऐसे जो है इसको डिफ्रेंशिएट किया जाता है, कंसनट्रेटेड सॉल्यूशन एंड डाइल्यूटेड सॉल्यूशन को। ठीक है, नेक्स्ट है क्वालिटेटिव, माफ़ कीजिएगा क्वांटिटेटिव। अब क्वांटिटेटिव में जनरली आते हैं आपके मोलैलिटी, मोलैरिटी, मोल फ्रैक्शन एक्सेट्रा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे क्योंकि यहाँ पे बात आती है जब मोलैरिटी नॉर्मेलिटी की, तो ये सब वॉल्यूम डिपेंडेंट होते हैं। ठीक है, और अगर जो कोई भी चीज़ वॉल्यूम डिपेंडेंट मीन्स लिक्विड, तो कोई भी चीज़ लिक्विड के ऊपर डिपेंड कर रही है तो ऑब्वियसली वो टेम्परेचर के ऊपर भी डिपेंड करेगी। ठीक है, तो मोलैरिटी आपको पता है, आपने 11th क्लास में पढ़ा होगा कि मोलैरिटी क्या होती है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ इन सोल्यूशन, वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इन लीटर। सिमिलरली नॉर्मेलिटी में भी लास्ट जो अपॉन में जो होता है वो वॉल्यूम आता है, और यहाँ पे तो वॉल्यूम है ही। तो इसका मतलब क्या है, ये सब के सब किस बात के ऊपर डिपेंड कर रहे हैं, टेम्परेचर के ऊपर डिपेंड कर रहे हैं। ठीक है, इसीलिए जो यहाँ पे लिखा गया है कि वॉल्यूम एंड टेम्परेचर डिपेंडेंट, तो ये कौन से हैं, मोलैरिटी नॉर्मेलिटी एंड ये वेट बाय वॉल्यूम बाय वॉल्यूम एंड वेट बाय वेट। एंड मास डिपेंडेंट कौन से होते हैं, मोलैलिटी। ठीक है, मोलैलिटी के फॉर्मूले में आपने देखा होगा कहीं भी वॉल्यूम नहीं आता, लिक्विड नहीं आता। ठीक है, एंड मोल फ्रैक्शन एंड दिस वेट बाय वेट एंड पीपीएम। ठीक है, टर्म बाय टर्म हम इन्हीं सबको अच्छे से आगे स्टडी करते हैं। अब देखिए फर्स्ट मेथड जो है कंसंट्रेशन को एक्सप्रेस करने का वो है मास परसेंटेज। मास परसेंटेज इज़ द मास ऑफ द कंपोनेंट पर 100 ग्राम ऑफ द सोल्यूशन। जनरली ये 100 ग्राम से ऑल ओवर देखा जाता है। इसका फॉर्मूला देखें तो मास ऑफ द कंपोनेंट इन द सोल्यूशन डिवाइडेड बाय टोटल मास ऑफ द सोल्यूशन इनटू 100 से आप मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक है, सपोज कीजिए आपके पास दो कंपोनेंट है। ठीक है, ए एंड बी। ए का मास जो है डब्ल्यू ए और बी का मास जो है वो डब्ल्यू बी। तो मास परसेंटेज ए कितना होगा, आप ऊपर रखिए ए कंपाउंड का मास या फिर जो भी है कंपोनेंट। ठीक है, और नीचे आप सोल्यूशन दोनों का मास ऐड कर दीजिए और उसको 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। ठीक है, ये है मास परसेंटेज ऑफ ए का फॉर्मूला। सिमिलरली इफ़ अगर जो आपको बी का पूछा हो तो आपसे आप उसे 100 में से माइनस भी कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि ऑल ओवर दी बात 100% की ही यहाँ पे हम लेके चलते हैं, परसेंटेज 100% ही होती है। ठीक है, 100 से तो ज़्यादा हो ही नहीं सकती, तो जितनी भी आई होगी वो ए कॉम्पोनेंट की कितनी आई होगी, 100 में से ही आई होगी, तो दूसरी कितनी होगी, क्योंकि दो कॉम्पोनेंट है तो उसमें से उससे माइनस कर दो। ठीक है, एग्जाम्पल देखें, 10 ग्राम ऑफ NaCl डिज़ोल्व इन 90 ग्राम ऑफ वाटर। ठीक है, तो बहुत आसान सा है ये। इसके आप किसी एक को ए कॉम्पोनेंट मान लीजिए, किसी दूसरे को बी कॉम्पोनेंट मान लीजिए। ठीक है, और फॉर्मूले में आप पुट कर दीजिए मास परसेंटेज ऑफ किसका पुल निकालना है हमने, NaCl का। ध्यान रखिएगा जिसका आपको मास परसेंटेज निकालना होता है उसी वही ऊपर आता है। बेसिकली हम यहाँ पे मास परसेंटेज सोल्यूट का ही निकालते हैं। ठीक है, तो सोल्यूट यहाँ पे ये है 10 ग्राम, तो इसी का ही ऊपर आएगा नीचे सोल्यूट प्लस सॉल्वेंट। सोल्यूट है 10 ग्राम एंड ये है 90 ग्राम। ठीक है, तो जब आप सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 10%। ठीक है, जनरली इसको 10% NaCl सोल्यूशन भी कहा जाता है कभी कभार। ठीक है, आपसे बोला जाता है, पूछा जाता है कि 10% NaCl सोल्यूशन से आप क्या समझते हो, तो आपको ये पता होना चाहिए कि 10% का मतलब है उसमें 10 ग्राम NaCl इन 90 ग्राम ऑफ
वाटर, ठीक है। जनरली वाइवा में आपसे पूछ लिया जाता है कि आप इसमें इससे क्या मतलब समझते हो 10% NaCl से, ठीक है। इसी का ही अगला पार्ट है वॉल्यूम परसेंटेज, ठीक है। अब इसका सीधा फॉर्मूला देखते हैं। वॉल्यूम परसेंटेज ऑफ, ये डेफिनेशन लिखी है, आप इसको लिख सकते हैं अपनी कॉपी में या फिर जनरली स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो वॉल्यूम परसेंटेज जो है वो भी हम यहाँ पे सोल्यूट का ही देखेंगे, ठीक है। जनरली तो सपोज कीजिए सिमिलरली दो कंपोनेंट है ए और बी, ठीक है। अगर हमको ए का निकालना है क्योंकि ए सोल्यूट मानना है तो उसका वॉल्यूम ऊपर आएगा एंड देन सोल्यूट का वॉल्यूम प्लस सॉल्वेंट का वॉल्यूम, ठीक है। तो ये इसको आप 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, आपका वॉल्यूम परसेंटेज आ जाएगा। जैसे कि एग्जाम्पल समझते हैं, 10 ml ऑफ इथेनॉल को जब हमने डिज़ोल्व किया 90 ml वाटर में, ठीक है। तो इसका वॉल्यूम परसेंटेज क्या होगा, 10 डिवाइडेड बाय 10 प्लस 90, इसको आप 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, ये हो जाएगा 10%, ठीक है। और इसको कभी कभार हम 10% इथेनॉल भी बोलते हैं। तो आपसे ये भी पूछा जाता है कि 10% इथेनॉल का क्या मतलब होता है। तो इसका यही मतलब होता है कि हमने 10 ml इथेनॉल जो लिया है उसको 90 ml में 90 ml वाटर में डिसॉल्व किया है, ठीक है। सेकेंड पार्ट, सॉरी थर्ड पार्ट है इसी का, ही फर्स्ट का ही थर्ड पार्ट है, पार्ट्स पर मिलियन। देखिए जो ppm जो होता है बहुत लेस क्वांटिटी में पाया जाता है, बहुत कम में। मतलब ये जनरली ट्रेसेस देखे जाते हैं इसके, ठीक है। जैसे कि आपसे पूछा जाए कि आप 1 लीटर समुंदर के पानी में बताइए ऑक्सीजन कितना होगा, ठीक है। तो ऑक्सीजन तो ऐसा तो है नहीं कि हाँ बहुत ज़्यादा होगी, ठीक है। ये ट्रेसेस में पाई जाती है, ठीक है। इसीलिए वहाँ पे हम पार्ट्स पर मिलियन यूज़ करते हैं, ठीक है। इसका फॉर्मूला है मास ऑफ कंपोनेंट ए डिवाइडेड बाय टोटल मास ऑफ सॉल्यूशन, और इसको 10⁶ से मल्टीप्लाई किया जाता है, ठीक है। जैसे कि एग्जांपल लेके समझते हैं, 1 लीटर सी वाटर है, ठीक है, जिसको वे किया, इतना वे आया, और उसमें ऑक्सीजन जो डिज़ोल्व हुई थी वो हमें पता चली 6 × 10⁻³ ग्राम, ठीक है। तो अब इसमें हम जनरली पार्ट्स पर मिलियन यूज़ करते हैं। देखिए आप ऑक्सीजन की ग्राम में क्वांटिटी देखिए, 6 × 10⁻³ मतलब समझते हो 0.006 ग्राम, ठीक है। तो बस वैल्यूज़ पता है, फॉर्मूले में पुट करेंगे हमारे पास इतना ppm आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है मोलैरिटी। ये देखिए आपने 11th क्लास में भी पढ़ा होगा मोलैरिटी के बारे में। मोलैरिटी क्या होती है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इन लीटर। ये डेफिनेशन भी लिखी हुई है, इट इज़ डिफाइंड एज द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिसॉल्व इन पर लीटर ऑफ द सोल्यूशन, ठीक है। कितने सोल्यूट के जो नंबर ऑफ मोल्स जो हैं आपने 1 लीटर सोल्यूशन में डिसॉल्व किए हैं। जनरली देखिए 1 लीटर अगर जो आपको वॉल्यूम ml में गिवन है या किसी भी यूनिट में गिवन है तो आपको सबसे पहले उसको लीटर में कन्वर्ट करना होगा, ठीक है। जैसे कि कोई एग्जांपल समझिए, 2.46 ग्राम ऑफ NaOH आर डिजॉल्व इन 100 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क। तो कैलकुलेट कैपिटल M। देखिए कैपिटल M का मतलब मोलैरिटी ही होता है, ठीक, और स्मॉल m का मतलब होता है मोलैलिटी, ठीक है। अब देखिए फॉर्मूले के अकॉर्डिंग देखें तो हमको सबसे पहले नंबर ऑफ मोल्स निकालने हैं, किसके, सोल्यूट के। तो यहाँ पे सोल्यूट क्या है, NaOH, ठीक है। तो नंबर ऑफ मोल्स क्या फॉर्मूला होता है, गिवन मास अपॉन मोलर मास, ठीक है। तो गिवन मास कितना है, ये 2.46, और मोलर मास सोडियम का क्या होता है 23, ऑक्सीजन का 16 एंड हाइड्रोजन का 1, तो टोटल हो जाएगा 40। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपके पास इतने इसके मोल्स आ जाएंगे। अब देखिए 100 सेंटीमीटर क्यूब, आपको ये पता होना चाहिए कि जो 1 सेंटीमीटर क्यूब होता है वो 1 ml के इक्वल होता है, ठीक है। तो इसी सिमिलरली ये जो 100 सेंटीमीटर क्यूब जो होगा वो किसके इक्वल हो जाएगा, 100 ml के। और क्योंकि ये ml में है तो इसको अभी के अभी लीटर में कन्वर्ट कर लीजिए, कैसे, 1000 से डिवाइड करके, तो ये आ जाएगा 0.1 लीटर, ठीक है। अब आपके पास वॉल्यूम भी पता चल चुका है और नंबर ऑफ मोल्स भी पता चल चुके हैं। तो ये जो वैल्यूज़ जो हैं ऊपर वाले फॉर्मूले में पुट करिए और आप मोलैरिटी अपना आंसर निकालिए, ठीक है। तो जब सारी वैल्यूज़ आप सब्सटीट्यूट करोगे, ये वैल्यू यहाँ पे तो ये आ जाएगा एंड इसको आप यहाँ सब्सटीट्यूट करोगे तो ये आ जाएगा, ठीक है। जब हम सॉल्व करेंगे तो 0.615 मोल्स पर लीटर आ जाएगा, ठीक है।
ये होती है मोलैरिटी की यूनिट। एक बार आपसे वाइवा में भी ये पूछ लिया जाता है कि मोलैरिटी के यूनिट्स क्या होते हैं, तो आपको ध्यान होने चाहिए मोल्स पर लीटर। नेक्स्ट इज़ मोलैलिटी। अब देखिए एक बात ध्यान रखिए कि जो ये आपकी मोलैलिटी जो है ये टेम्परेचर डिपेंडेंट नहीं है, मतलब इसका वॉल्यूम से लेना देना नहीं है। तो यहाँ पे जो सॉल्वेंट जो होगा आपका केजी यानी कि मास में ही देखा जाएगा, ठीक है। तो मतलब फॉर्मूला क्या है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। मतलब कि आपके नंबर ऑफ मोल्स जो हैं सॉल्यूट के जो भी हैं वो 1 kg सॉल्वेंट में कितना डिसॉल्व है, उसे हम क्या बोलते हैं, मोलैलिटी, ठीक है। इसको हम स्मॉल m से रिप्रेजेंट किया जाता है। जैसे कि क्वेश्चन है 2.5 ग्राम ऑफ इथेनोइक एसिड is dissolved in 75 gram of benzene, so calculate m, small m। तो फॉर्मूला क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी, ठीक है। तो यहाँ पे जो गिवन मास कितना है सोल्यूट का 2.5 ग्राम अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट, माफ़ कीजिएगा नंबर ऑफ मोल्स, यहाँ पे मोलर मास आएगा क्योंकि नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला होता है गिवन मास अपॉन मोलर मास। तो गिवन मास कितना है 2.5 और इसका मोलर मास कितना है इथेनोइक एसिड का, कार्बन का एटॉमिक मास 12, हाइड्रोजन का 3 से मल्टीप्लाई करना गया, ठीक है। अगेन कार्बन का 12 एंड 16 इंटू 2 32 एंड 1, जब आप ऐड करोगे तो आपके पास आ जाएगा 60, ठीक है। तो जब आप इसको सॉल्व करोगे तो आपके पास यहाँ पे आ जाएंगे नंबर ऑफ मोल्स इसके इथेनोइक एसिड के, ठीक है। और या तो इस अब आगे क्या होता है मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी, वो मास ऑफ सॉल्वेंट कितना है 75 ग्राम, या तो आप इसको अभी से ही 75 को केजी में कन्वर्ट कर लीजिए, या तो आप फॉर्मूले में यहाँ लिख लीजिए, क्योंकि आप इसको 1000 से डिवाइड करोगे तो ये ऊपर आ जाएगा, ठीक है। तो या तो आपको इन नंबर ऑफ मोल्स को 1000 से मल्टीप्लाई कर लीजिए, मतलब यही है कि जब आप इसको 1000 में मतलब केजी में कन्वर्ट करोगे ग्राम के हो तो इसको आप 1000 से डिवाइड करोगे तो वही 1000 ऊपर आ जाएगा, ठीक है। तो ये आपकी आ जाएगी मोलैलिटी और इसके यूनिट्स क्या होंगे मोल पर केजी या फिर स्मॉल m। नेक्स्ट इज मोल फ्रैक्शन। मोल फ्रैक्शन जो है वो सिंपली रेशियो है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ किसी एक कंपोनेंट के ओ टू द सॉल्यूशन के, कि सॉल्यूशन के कितने नंबर ऑफ मोल्स हैं, सॉरी, ठीक है, ठीक। तो नंबर ऑफ सॉरी मोल फ्रैक्शन इज द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वन कंपोनेंट टू द टोटल नंबर ऑफ मोल्स प्रेजेंट इन अ सॉल्यूशन, कि किसी एक कंपोनेंट के और विद रिस्पेक्ट टू सॉल्यूशन के नंबर ऑफ मोल्स देखे जाते हैं, ठीक है। अब देखिए सपोज कीजिए मैंने एक सॉल्यूशन बनाया दो कंपोनेंट का ए एंड बी का, ठीक है। और उसमें से आपसे बोला जाए कि ए और बी के अलग अलग मोल फ्रैक्शन निकालिए। तो मोल फ्रैक्शन ए कंपोनेंट के क्या होंगे, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बी प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए प्लस बी, ठीक है, यही होगा इसका। तो अब जिसके आपको मोल फ्रैक्शन पूछे हैं हमेशा उसके ऊपर नंबर ऑफ मोल्स आते हैं। यहाँ पे हम बी के कैलकुलेट कर रहे हैं तो इसके ऊपर मोल फ्रैक्शन आएंगे, ठीक है। एग्जाम्पल देखिए, कैलकुलेट द मोल फ्रैक्शन ऑफ इथाइल लीन ग्लाइकोल हैविंग अ मोल इज़ 0.322 एंड H2 इज़ 4.4। अब तो इसमें कुछ भी नहीं करना, आपको इथाइलिन ग्लाइकोल को भी मोल्स दे दिए एंड वाटर के भी मोल्स दे दिए, ठीक है। तो इसको देख लीजिए, सबसे पहले हम इथाइलिन ग्लाइकोल के मोल फ्रैक्शन निकालेंगे तो ऑब्वियसली इसके नंबर ऑफ मोल्स ऊपर आएंगे एंड नंबर ऑफ मोल्स इसके एंड प्लस वाटर के, ठीक है। तो जब आप करेंगे आपके पास इतने नंबर ऑफ मोल्स आ जाएंगे। और जरूरी नहीं है, आप जब दूसरे कंपोनेंट के मोल फ्रैक्शन निकालने हो तो आप सेम यही फॉर्मूला कीजिए। एक दूसरा भी होता है मोल फ्रैक्शन ऑफ ए प्लस मोल फ्रैक्शन ऑफ बी इज इक्वल टू 1। तो अगर जो आपको ए के पता चल चुके हैं तो दूसरे के यहाँ इस फॉर्मूले से इसके लाइक 0.068 आए हैं तो इसको आप उधर ले जाइए, 1 में से माइनस कर दीजिए, इसके आ जाएंगे, ठीक है, वाटर के। नेक्स्ट इज नॉर्मेलिटी। Normality of a solution is the number of grams equivalent of a solute dissolved per liter of the solution। मतलब नंबर ऑफ ग्राम जो है इक्विवेलेंट 1 लीटर सोल्यूशन में कितने डिसॉल्व हुए हैं। सबसे पहली बात ये ग्राम्स इक्विवेलेंट क्या है, नंबर ऑफ ग्राम्स इक्विवेलेंट।
तो नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट क्या है, मास ऑफ अ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय इक्विवेलेंट मास। अब ये इक्विवेलेंट मास क्या है, इक्विवेलेंट मास सिर्फ सपोज कीजिए अगर आपका जो सॉल्यूट एसिड है तो इक्विवेलेंट मास जो होगा उस एसिड का आप कैसे निकालोगे। अब एसिड होता क्या है, जो H+ डोनेट करे, ठीक है। तो जैसे कि अगर आपका सपोज कीजिए HCl है, ठीक है, तो HCl का ऊपर मोलर मास आएगा और कितने HCl H+ डोनेट कर देता है, 2, ठीक है, तो वहाँ पे आ जाएगा 1। इफ़ H2SO4 है तो H2SO4 कितने H+ डोनेट करता है, 2, ठीक है, तो उसका ऊपर मोलर मास डिवाइडेड बाय H कितने डोनेट किए, 2, तो आप इसको डिवाइडेड बाय 2 हो जाएगा। सिमिलरली बेस का होगा, बेस क्या डोनेट करता है, OH, तो ऊपर बेस का मॉलिक्यूलर मास डिवाइडेड बाय कितने OH उसने डोनेट किए हैं, ठीक है। और इफ अगर जो आपका साल्ट है तो ऊपर आएगा साल्ट का मोलर मास और नीचे आएगा कि उस मेटल के ऊपर कोवेलेंसी क्या है, कि मेटल के ऊपर कितना चार्ज आता है। जैसे कि NaCl हम साल्ट कंसीडर करते हैं तो ऊपर उस NaCl का मोलर मास डिवाइडेड बाय इसमें जो मेटल जो है उसके ऊपर क्या चार्ज आता है, जनरल सोडियम के ऊपर +1 आता है, ठीक है। तो आप इसको 1 से डिवाइड करोगे, ठीक है। जैसे कि एक क्वेश्चन है, कैलकुलेट द नॉर्मेलिटी ऑफ अ सोल्यूशन कंटेनिंग 31.5 ग्राम ऑफ हाइड्रेटेड ऑक्सैलिक एसिड इन 1250 ml, ठीक है। अब देखिए हाइड्रेटेड ऑक्सैलिक एसिड जो है वो ये है, ये इसका स्ट्रक्चर है। अब आप जैसे इसको और किसी भी सॉल्वेंट में डालते हो तो ये क्या हो जाएगा, H2O जो है यह अलग हो जाएगा। तो ये सिर्फ कार्बोक्सिलिक एसिड, ये COOH और COOH ही रहेगा। तो देखा जाए तो ये जो है सिर्फ 2 ही H+ डोनेट करेगा। तो जब आप नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट निकालोगे तो गिवन मास अपॉन इक्विवेलेंट मास, तो इक्विवेलेंट मास क्या होगा, इक्विवेलेंट मास होगा मोलर मास ऑफ दिस एसिड डिवाइडेड बाय H+ इसने कितने लॉस किए हैं, तो ये H+ जो है यहाँ से सिर्फ 2 ही डोनेट लूज़ करेगा, ठीक है। तो ऊपर इसका मोलर मास डिवाइडेड बाय 2H+ लॉस किए तो यहाँ से इसका इक्विवेलेंट मास आ जाएगा। अब इक्विवेलेंट मास पता चल गया तो इसके नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट भी पता चल जाएंगे, ठीक है। गिवन मास तो इसका यहाँ पे गिवन ही है और इक्विवेलेंट मास ये रहा, तो यहाँ से इसके नंबर ऑफ मोल्स आ गए इतने, ठीक है। अब यहाँ पे सीधा नॉर्मेलिटी का जो फॉर्मूला जो है वहाँ पे पुट कर देंगे यहाँ पे, ठीक है। तो ये है 0.5, यहाँ पुट कर देंगे तो ये आया, ठीक है। और यहाँ पे जो वॉल्यूम जो है ऑक्सैलिक एसिड का वो है इतना, या तो आप अभी इसको लीटर में कन्वर्ट कर लीजिए, वो आ जाएगा 1.250, या तो जब आप इसको 1000 से डिवाइड करेंगे तो ऑब्वियसली वो ऊपर चला जाएगा, ठीक है, या तो जैसे जैसे लिखा हुआ है। तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे ये आ जाएगा 0.4 नॉर्मल, ठीक है। एक लास्ट है फॉर्मेलिटी, इसको कभी इतना इम्पोर्टेंट नहीं है बट फिर भी फार्मूला जस्ट देख लेते हैं, ठीक है। ये होता क्या है, इट इज़ द नंबर ऑफ फार्मूला मास ऑफ द सोल्यूट डिसॉल्व इन पर लीटर ऑफ द सोल्यूशन, कि ये है नंबर ऑफ फार्मूला मास है कि उसका कितना मास जो होगा वो सोल्यूट का वो एक सोल्यूशन में डिसॉल्व होगा। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, नंबर ऑफ फार्मूला मास ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ द सोल्यूशन इन लीटर, ठीक है। ये जनरली इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, इसमें जो खास इंपॉर्टेंट जो होते हैं नॉर्मेलिटी, मोलैलिटी एंड मोल फ्रैक्शन। इस चैप्टर में सोल्यूशन में आप ज़्यादा करके जब आप कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ पढ़ोगे तो आप उसमें मोलैरिटीज़ के बारे में ज़्यादा पढ़ोगे, ठीक है। एंड मोलैरिटी के बारे में जब आप ऑस्मोटिक प्रेशर के बारे में पढ़ोगे, ठीक है। एंड बात चलेगी जब आप गैसियस सोल्यूशन, मतलब गैस जब आपका सोल्यूट होगा और सॉल्वेंट आपका लिक्विड होगा, तब आप बात करोगे मोल फ्रैक्शन हेनरीज लॉ के ऊपर, ठीक है। तो इस वीडियो में फ़िलहाल इतना ही। अगर आपको इसमें समझ आया है जो भी पढ़ाया है तो आप चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों को शेयर कीजिए।